Hello and welcome. Good afternoon, all of you. Today, I am going to teach about the general knowledge of J&K. I have already the 3 lecture on history of Kashmir, and now I will start the J&K Reorganization Act 2019 introduction lecture. And you should subscribe our channel on YouTube #GKSSC. Now let us start the today lecture. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जनरल नॉलेज हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर हमने जैसे करवा दिया है 3 लेक्चर में, वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर करवाया है, अभी हिस्ट्री ऑफ जम्मू बचा है, तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू भी आपको करवा देंगे। आज हम जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ था, तो उसके बारे में आपको बताना है। इंट्रोडक्शन, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कैसे आया, कब आया, उसकी डेट इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट के लिए इतना डीपली पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ओवरव्यू नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो देना नहीं है अभी। अब ग्रेजुएशन के बाद ही दोगे आप, तो फिर आपको अच्छी प्रकार से आप पढ़ा लेंगे। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ ओवरव्यू करना है, इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर करना है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, आप जैसे सभी जानते हो कि जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइज किया गया। जो जम्मू कश्मीर पहले क्या थी, स्टेट थी, और जैसे ही जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर यूटी अलग बन गई और लद्दाख यूटी अलग बन गई। तो वो रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ, कैसे हुआ, उसका प्रोसेस कैसे हुआ, उसके अंदर आर्टिकल कितने आते हैं, शेड्यूल कितने होते हैं और पार्ट्स कितने होते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने इन चीज़ों को एक अच्छी प्रकार से लर्न करना है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कब आया था, आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में पहले था। यानी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन से एक्ट से पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था अंडर 370 के तहत। वो आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि 370 तो हो गया। अब जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन का एक्ट कैसे हुआ ये हम पढ़ेंगे। जैसे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर पहले थी, उसके 3 डिवीज़न थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बट उसको रीऑर्गेनाइज करके जम्मू कश्मीर को अलग यूटी बनाया गया और लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया। उसके भी रीज़न होते हैं, क्या रीज़न थे, क्यों बनाई उन्होंने, रीऑर्गेनाइज क्यों किया। जैसे उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर यूटी इसलिए बनाई थी क्योंकि जहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में, जहाँ पे मिलिटेंट बहुत अटैक होते रहते हैं, मिलिटेंसी बहुत है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए उन्होंने यूटी को बनाया ताकि ज़्यादा किसका निरंतर रहे, किसका कंट्रोल रहे, केंद्र का कंट्रोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे। और जो लद्दाख बनाई है, लद्दाख क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे कि वो एक अलग यूटी जाते थे, तो इसलिए उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया जम्मू कश्मीर का। लेकिन रीऑर्गेनाइजेशन से पहले उनको क्या, आर्टिकल 370 को तोड़ना पड़ा। क्यों तोड़ना पड़ा कि आर्टिकल 370 के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी कानून पास नहीं कर सकती है, कोई लॉ पास नहीं कर सकती है, ठीक है, विदाउट J&K लेजिस्लेटिव असेंबली के बिना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले बिल पास किया, ठीक है, 370 को आर्टिकल को तोड़ने के लिए। ठीक है, उस बिल को पास अमित शाह ने किया, ठीक है, बिल बनाया, और उस बिल का क्या नाम रखा गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19। जी कब, 370 आर्टिकल तोड़ने के बाद, ठीक है, ये बिल बनाया गया। और इसको
राज्यसभा में 5 अगस्त 2019 को जो राज्यसभा के सामने रखा गया, जिसमें 125 वोट जो फेवर में पड़े उनके, यानी उनके फेवर में पड़े 125 वोट, और 61 वोट जो उनके खिलाफ पड़े, जिन्हें 125 फेवर थे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 टूटना चाहिए और वहाँ पे रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। लेकिन 61 जो मेंबर थे वो अगेंस्ट थे, वो ये नहीं चाहते थे कि 370 हटे। तो फिर 6 अगस्त 2019 को यही बिल जब राज्यसभा में पास हुआ तो ये अब लोकसभा में बिल को पास किया गया। ये तो इसमें 370 वोट फेवर में पड़े और जो 70 वोट थे वो अगेंस्ट पड़े, क्योंकि बीजेपी वर्तमान में किसकी, बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनकी सीटें ज़्यादा थी पार्लियामेंट में, और लोकसभा में उन्होंने इजीली इस बिल को पास कर दिया। फिर उस बिल को जब पास किया तो जब उस पर हमारे देश के जो राष्ट्रपति अगर उस पर साइन करें तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और 9 अगस्त 2019 को जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बिल पर पास किया, इस बिल को पास कर दिया। और इन्फोर्स कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेट है दोनों। एक्ट कब बना, 9 अगस्त 2019 को, और इन्फोर्स कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, बस अपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी, डीपली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया, उसमें आर्टिकल कितने थे, पार्ट्स कितने हैं और सेक्शन कितनी है, जिसमें 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शन, या आप सेक्शन या आर्टिकल भी कह सकते हो, और 5 शेड्यूल है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब हुआ था, इसकी इम्पॉर्टेंट डेट ये आपको पता होनी चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर में पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन से पहले स्टेट थी उसकी कितने डिवीज़न थे, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और फिर आपके लिए 14 पार्ट्स हैं, 103 सेक्शन है और 5 शेड्यूल्स है। अब इसको डिटेल्ड में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, 103 सेक्शन को इतना लर्न नहीं करना है आपने, क्योंकि आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना तो फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। बट अगर धीरे धीरे अभी से ही पढ़ना शुरू हो जाओगे तो ये आपके माइंड में बस जाएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब कोई भी एग्ज़ाम दोगे इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपको, चाहे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो या ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपका पीजी के लिए एंट्रेंस होता है तो उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जहाँ से आएंगे आपको। उसके बाद आ गया आपका कि पहले इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था, JNK और 35A था, इसको दोनों को तोड़ा गया और 5 अगस्त 2019 को ये बिल पास किया गया। बस ये आपके लिए कोई जानना जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ओवरव्यू नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें जानने हैं अपने क्या, इसमें शेड्यूल कितने होते हैं, 5 शेड्यूल होते हैं और उनके नाम भी थोड़े थोड़े याद रखने हैं। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताया है, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर। जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी है उसकी मेंबर ऑफ काउंसिल कितने होंगे, कैसे चुने जाएंगे, ये सब शेड्यूल फर्स्ट में बताएंगे। शेड्यूल सेकंड में क्या बताया है, दी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, जो हमारे MP होते हैं, जो राज्यसभा या लोकसभा में जाते हैं, तो उनका प्रोसेस बताया है, उनकी एज, क्वालिफिकेशन या उनके पावर्स एंड फंक्शन सब कुछ इसमें बताए होते हैं, जो कहाँ से जाएंगे, यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख से जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, थर्ड शेड्यूल में हमें यह बताया है कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, जो असेंबली की हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी सीट होती है, MLA बोलते हैं जिनको, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यूटी जो जम्मू कश्मीर है सिर्फ उसके लिए कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली है। बट अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में कोई कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली नहीं है, MLA की सीट्स नहीं है, वहाँ पे सीधा और सीधा किसका कंट्रोल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहाँ पे अब ये ध्यान रखना है, जैसे स्टेट थी हमारा
हमारी स्टेट थी उसके कौन थे होते थे, गवर्नर होते थे। कौन होते थे, गवर्नर। लेकिन जैसे हमारी यूटी बनी तो उसके हेड अब कौन होते हैं, जो एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और लास्ट जो हमारा गवर्नर कौन था, सत्यपाल मलिक। और जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू। बट प्रेजेंट टाइम में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे लद्दाख के पहले कौन थे, वो अभी भी लद्दाख के वही हैं, वो हैं आर के माथुर। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट, जो अभी वर्तमान में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। और थर्ड शेड्यूल बताया था। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन लेजिस्लेटिव मेंबर्स एंड काउंसिल्स। इसमें क्या ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं जो मिनिस्टर अलग अलग। फिफ्थ शेड्यूल में क्या आता है, सेंट्रल लॉ, जो केंद्र का जो संविधान है, कौन सा संविधान, कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो जम्मू और कश्मीर के लिए अप्लाई होंगे, वो इसमें बताए गए हैं सभी। फिर स्टेट लॉ कौन से अप्लाई होंगे जम्मू कश्मीर यूटी के लिए। ठीक है, स्टेट लॉ रिपील्ड इन यूटी ऑफ जम्मू और कश्मीर में कौन से होंगे, ये आपने शेड्यूल याद रखने हैं। उसके बाद पार्ट्स भी आपने याद रखने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 12 पार्ट्स, ठीक है, 14 पार्ट्स हैं सॉरी, तो ये याद रखने हैं आपने। जैसे फर्स्ट में किस में बताया है, प्रीलिमिनरी के बारे में बताया है। प्रीलिमिनरी जैसे आप एग्ज़ाम देते हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हाई लेवल का देना हो तो उसकी 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट प्रीलिमिनरी होता है, सेकंड मेन होता है और थर्ड इंटरव्यू होता है, इसलिए ये भी प्रीलिमिनरी होता है। ठीक है, सेकंड में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बताया कैसे हुआ, कैसे प्रोसेस पूरा। थर्ड रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर में कैसे होते हैं। फोर्थ में बताया एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख के बारे में। फिफ्थ में डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, इसके संक्शन भी बताइए हमें, आर्टिकल कौन कौन से कहाँ तक है, ये भी आपने थोड़ा याद रखना है माइंड में। ठीक है, और 6 में हमें क्या बताया है, एससी और एसटी की जो रिजर्व हमारी कोटा होता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, आरबीए के लिए अलग अलग रिजर्व कैटेगरी कौन सी होगी। ठीक है, 7 के लिए कौन सा है, मिसलिनियस एंड फंक्शन ऑफ प्रोविज़न। ठीक है, 8 पार्ट में बताया है हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ठीक है, वकील्स होते हैं, कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, कैसे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ठीक है, तो इसमें सब उनके बारे में बताया है। फिर पार्ट 9 में है एडवोकेट जनरल ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आर्टिकल सेक्शन 79 के अंदर आता है। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाला है जो 67 से 74, ये वाला 75 से 78 तक आता है। फिर पार्ट 10 क्या है, ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़। ठीक है, अब जो हमारा बजट बनता है उसमें एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ करना है हमने। ठीक है, बजट भी इन्हीं के सेक्शन के अंदर ही आएगा। और रेवेन्यू हमने जो कलेक्ट करना है कहाँ कहाँ से करना है, टैक्स लगाना है कहाँ से लगाना है, वो सब इसके इस पार्ट के अंदर दिया है। फिर पार्ट 11 आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ठीक है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपॉइंटमेंट कैसे करना है। ये एसेट्स और अपॉइंटमेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, ये अकाउंटेंसी की टर्म से, बट आपको समझ होनी चाहिए। एसेट्स होती हैं जो आपके पास कोई गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपके पास अपनी है, जिसके आप ओनर हो, तो वो क्या है, एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज़ क्या है, जो आपको उधार लिया है आपने, जो देना है, जो बैंक से आप लोन लेते हो, जब गवर्नमेंट लोन लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक अच्छी प्रकार समझाता हूँ। एसेट होता है जैसे आपने 5 रुपये का पेन लिया, ठीक है, पेन, अब वो पेन आपके पास क्या है, एसेट है, क्योंकि वो आपने ले लिया और वो आपका ही पेन है। लाइबिलिटीज़ क्या है, जैसे आपने 5 रुपये का पेन लिया लेकिन उसके आपने पैसे नहीं दिए हैं, उसको उधार लिया है, तो वो अभी पैसे देने हैं जिसके लिए, तो वो आपके लिए क्या है, वो आपकी लाइबिलिटीज़ होती है। ठीक है, बस यही। पार्ट 11 में क्या बताया है, अच्छा ये बताती है 12th में प्रोविज़न टू सर्टेन कॉरपोरेशन ऑफ एनी अदर मैटर्स। ठीक है, इसके प्रोविज़न क्या होंगे, किसी भी कॉरपोरेशंस जहाँ अदर किसी कारण मैटर कोई मामला होगा तो उसके बारे में सिद्धांत क्या होंगे। 12th में क्या आता है, प्रोविज़न टू सर्विस के रिलेटेड क्या सिद्धांत होंगे। ठीक है, तो ये प्रोविज़न आ गया। उसके बाद 14 जो लास्ट हमारा पार्ट्स है, तो वो लेजिस्लेटिव एंड मिसलिनियस प्रोविज़न, जो 194 से 193 सेक्शन तक, टोटल सेक्शन कितनी हमारी 103 सेक्शन है। ठीक है, तो ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक ओवरव्यू था।
इसके आगे बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो मुझे बता सकता है, उसको मैं डीपली पढ़ा दूंगा। तो ये जैसे दिया है ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एडॉप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कौन कौन से अडॉप्ट किया था, ठीक है। ऑर्डर 2020 को हुआ था, 31 मार्च 2020 को इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। अडॉप्टेशन ऑफ स्टेट को फर्स्ट ऑर्डर में। और सेकंड ऑर्डर में क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को स्टेट लॉ में क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में आया था, ठीक है, 19 मई 2020 को आया था, ठीक है, 2020 को। अब थर्ड ऑर्डर में क्या आया था, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसमें अब सेंट्रल लॉ अडॉप्ट किए थे, इसमें स्टेट लॉ को अडॉप्शन किया था, ठीक है। और फर्स्ट में भी स्टेट लॉ को अडॉप्शन किया था। ये ओवर भी नॉलेज है ऐसे, ठीक है। ये 27 अक्टूबर 2020 को आए थे, ठीक है। तो बस यही हमारा ओवरव्यू था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। तो अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, वो डीपली पढ़ना चाहता है तो मुझे बता सकता है, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये यार टॉपिक। चाहे हाई लेवल का कम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे लो लेवल का दो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है, इसको वीडियो को पूरा पढ़ना है, ठीक है, डीपली। तो बस आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। जैसे मैं प्रतिदिन बोलता रहता हूँ कि आप व्यूज़ कम, अब देखते कम हो इस वीडियो को, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करना है इस वीडियो को और शेयर भी करना है और अपने परिवार को बढ़ाना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।